रोहित शर्मा, दुनिया के चाहे कोई भी हिस्सा हो, भारद्वाज और चाहे कहीं भी हो, यहाँ पर अभी तमाम युद्ध का रमानी जो होता है वो होता जेल में बंद थे, उनकी मृत्यु हो गई या फिर बोल कर लोग प्रशांत प्रोत्साहित करना, तमाम लोग जेल दलित करना या उसको बदनाम करने की कोशिश करना, युद्ध की इस पर एक प्रमुख रणनीति होती है। और यही रणनीति न केवल दुनिया की सरकार बल्कि भारत सरकार भी अपने देशवासियों के खिलाफ या जहां कहीं भी हो विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल करती है। इसी प्रक्रिया में दुनिया के सबसे बड़े युद्ध जिसमें खुद अमेरिका फंसा हुआ है, इजराइल फंसा हुआ है और सामने खड़ा है ईरान। महज 9 करोड़ की आबादी वाला ईरान दुनिया के सबसे बड़े, जो आप कह सकते हैं अमेरिकी ताकत, अमेरिकी साम्राज्यवाद के सामने डटकर खड़ा है और उन तमाम प्रोपेगेंडा जो झूठ फैलाए गए थे ईरान के बारे में उसको लेकर के कड़ा जवाब देते हुए आज सामने आ गया है। 1979 ईस्वी में 1979 में जब ईरान में क्रांति होती है, इस्लामिक क्रांति होती है और वहां IRGC जैसे लोगों जैसी ताकत उठ खड़ी होती है, इसके बाद दुनिया ने उस पर लगातार हजारों तक प्रतिबंध लगाए। दुनिया मतलब अमेरिकी साम्राज्यवाद ने उस पर लगातार प्रतिबंध लगाए और तमाम तरीके से उसको पददलित करने, खत्म करने या बदनाम करने की कोशिश किया। इसके बावजूद आज 40 साल के बाद ईरान उस मुकाम पर खड़ा है जब वो अमेरिकी साम्राज्यवाद के मुंह पर साफ बोल रहा है, युद्ध करोगे तो खत्म, युद्ध को हम करेंगे। आखिर इतना बड़ा बदलाव हुआ कैसे ईरान के संदर्भ में, और वो क्या प्रोपेगेंडा है जो ईरान के बारे में अमेरिकी साम्राज्यवाद दुनिया भर में फैला रही है, दुनिया भर में फैलाई थी। और भारत के जो मीडिया है, मुख्य धारा की मीडिया, वह भी अपने बहुत ही पुराने सहयोगी के साथ जो ईरान है उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा में शामिल है। आइए दोनों तथ्यों के बारे में बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि मसला क्या है। जैसा कि मैंने कहा, किसी भी विरोधियों को खत्म करने का तरीका प्रोपेगेंडा होता है, झूठा प्रचार। और झूठे प्रचार जो ईरान के बारे में अमेरिकी साम्राज्यवादियों ने किया था उसमें मुख्यतया 5 था। पहला था कि ईरान में कठमुल्लों की सरकार है। 1979 में जब से इस्लामिक क्रांति ईरान में होती है, इसके बाद से वहां पर जो चीजें नई तरीके से सैंक्शन के बावजूद वहां पर जो चीज लागू किया गया है उसके खिलाफ जो है दुनिया भर में दुष्प्रचार फैलाए गए थे। उसमें पहला प्रचार यही था कि ईरान में जो है कठमुल्लों की सरकार है। दूसरा, ईरान में महिलाओं की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। तीसरा, ईरान में हिजाब न लगाने पर फांसी दे दी जाती है। चौथा, ईरान की जनता यहाँ की कठमुल्लों के खिलाफ विद्रोह कर रही है और वहां कठमुल्ला सरकार जनता को कुचल रही है। पांचवा, ईरान एक आतंकवादी देश है, आतंकवादी संगठनों को संरक्षण देता है। यह 5 तरह की प्रोपेगेंडा ईरान के बारे में कहा गया था और यह 1979 में जब से इस्लामिक क्रांति वहां होती है ईरान में, इसके बाद से यह प्रोपेगेंडा न केवल दुनिया भर में बल्कि भारत के अंदर भी चलाए जा रहे हैं और इसके खिलाफ जो है एक माहौल, नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें पहला नंबर का है कि ईरान में कठमुल्लों की सरकार है। इस पर मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, वो आर्टिकल बतलाता है कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान जो है वो मशहूर हृदय शल्य चिकित्सक है, माने हार्ट सर्जन है, जनरल सर्जन MS और MD है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची PhD होल्डर हैं। मतलब अभी के रिजिम में जो सरकार है
ईरान में गठबंधनों की सरकार जिसके बारे में प्रचार किया गया है, उसमें पहला नंबर जो राष्ट्रपति हैं वो हार्ट सर्जन हैं, जनरल सर्जन हैं, एमएस हैं और एमडी हैं। उसके विदेश मंत्री अब्बास अरागची पीएचडी होल्डर हैं। ईरान के सिक्योरिटी काउंसिल के मुखिया अली लारिजानी, जिनकी हत्या अमेरिकी साम्राज्यवाद ने और इजराइल ने मिलकर के ईरान में कर दिया था, वे गणित और कंप्यूटर साइंस में पीएचडी होल्डर थे। हुसैन देहगान पीएचडी हैं। मोहम्मद बाकर कालीवाफ पायलट हैं। मोहम्मद बाकर जुल कदर पीएचडी हैं। मोहम्मद रेजा जफरगदी डॉक्टर हैं। और इसी तरीके से उनके तमाम मंत्रिमंडल का जो प्रोफाइल्स है वो पीएचडी होल्डर है या बहुत ही ज्यादा भी हाई प्रोफाइल्स है। ईरान की सरकार ने सभी लोगों को आधुनिक शिक्षा काफी ऊंचे स्तर की दी है। लोग इंजीनियरिंग, मेडिसिन, फिलॉसफी, राजनीतिक विज्ञान, स्ट्रेटेजिक स्ट्रेटजी में मास्टर डिग्री या फिर पीएचडी होल्डर हैं। मगर वहां की सरकार को आप हर किसी सेकुलर बामी पत्रकार एंकर से भी कठमुल्ला खाते हुए सुने जा सकते हैं। इसके बावजूद जम्बूद्वीप मतलब भारत के प्रधानमंत्री से लेकर सभी उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री तक सोंगा पंडित हैं और 24/7 घंटे इसी काम में लगे रहते हैं, झूठ फैलाने में। उत्तर प्रदेश का एक मुख्यमंत्री मठ का पीठासीन है, तो बिहार का एक मुख्यमंत्री 7वीं फेल है, लड़कीबाज है और 7 मर्डर करने वाला मर्डरर है जो जेल की सजा काट चुका है। दूसरे नंबर पर आते हैं जिसमें कहा गया है ईरान में महिलाओं की हालत खराब है। इसमें देखते हैं कि ईरान में महिला की हालत बहुत खराब है, पर आपने इस युद्ध में जो चल रहा है ईरान अमेरिका वार में देख लिया कि क्या अत्याचार हो रहा है। ईरान में महिलाओं की शिक्षा दुनिया में सबसे अधिक 85% है, अमेरिका से भी अधिक। वहां की 85% महिलाएं ग्रेजुएट, मास्टर डिग्री या पीएचडी होल्डर हैं। यहां तक कि ईरान में जितने वैज्ञानिक हैं उसमें 40% वैज्ञानिक महिलाएं हैं। इस युद्ध में ईरान की सरकार के समर्थन में हो रहे तमाम प्रदर्शनों का वही नेतृत्व कर रहे हैं। ईरान का पूरा प्रोग्राम, मिसाइल प्रोग्राम उनके ही हाथों में है और खबर तो यह भी है कि वही इसे लॉन्च भी कर रही है। ड्रोन के फैक्ट्री से एक वीडियो आया था जहां पर कि महिलाएं ड्रोन बना रही हैं, तो आप समझ सकते हैं ईरान की महिलाओं के योग्यता का स्तर। हमारे यहाँ की महिलाएं तो अपने टूटे हुए साइकिल का भी नट नहीं कस पाती है, किसी का मुंह जोते रहती है। ये भारत के 150 करोड़ की आबादी वाले देश के सामने महज 9 करोड़ की आबादी वाला ईरान किस तरह डटा हुआ है और किस तरह से अपने आप को पेश किया है वो आप बेहतर समझ सकते हैं। एप्स्टीन फाइल के हीरो नरेंद्र मोदी और उसकी पार्टी के अन्य लोग जो और भी सारे एप्स्टीन फाइल जैसे चीजों में फंसे हुए हैं, वे लोग भारत को कहां पहुंचा रहे हैं, पहुंचा दिए हैं। और ईरान जैसे जिसकी आबादी महज 9 करोड़ है, वहां की महिलाएं कहां पहुंच गई हैं। पीएचडी होल्डर तो हैं ही, मिसाइल तैयार करती हैं, मिसाइल लॉन्च करती हैं, ड्रोन बनाती हैं, ड्रोन उड़ाती हैं। तीसरा है ईरान में हिजाब न लगाने पर फांसी दे दी जाती है। यह भी एक प्रोपेगेंडा है। इस बात को लेकर सबसे ज्यादा प्रोपेगेंडा अमेरिका ने फैलाया, भारत की मीडिया ने इसे लपक लिया। 2022 में महसा अमीनी की मौत के बाद, जो कि हिजाब के कारण ही हुआ था, महसा अमीनी की मौत के बाद हुए विरोध प्रदर्शनों के कारण ईरान के खिलाफ छूट फैलाने का यह मौका मिला था और वुमेन्स लाइफ फ्रीडम आंदोलन से हिजाब को लेकर आक्रमण शुरू हुआ और भारत के तमाम लोगों समेत तमाम देशों को ईरान पर आक्रमण करने का मौका मिला। मसला क्या है? महसा अमीनी एक कुर्द महिला थी जिसकी बचपन में ब्रेन सर्जरी हुई थी। ईरान के कुर्द सरकार के विरोधी होते हैं, विरोध प्रदर्शन के कारण उसे गिरफ्तार किया गया जैसे हर देश में होता है, मगर वह इस कारण सदमे में आई, हार्ट अटैक आ गया, वह गिर गई और उसकी मृत्यु हो गई।
वहां की पुलिस ने अपनी कस्टडी का जो सीसीटीवी फुटेज जारी किया, जिसमें उसे अचानक गिरते दिखाया गया, मगर अमेरिकी प्रोपेगेंडा ने आग में ही डालने का काम किया कि हिजाब का विरोध करने पर उसे सरकार ने मार डाला। ईरान में बड़ा आंदोलन इस पर हुआ था। 2027 के स्वतंत्र पोल ईरान ओपन डाटा में 86% महिलाओं ने कहा कि वह इस साल कभी न कभी बिना हिजाब के बाहर निकलती हैं, और 83% महिलाओं ने कहा कि भविष्य में भी वह ऐसा करना जारी रखेगी। महसा अमीन एक उदाहरण हो सकता है ईरान में। भारत में तो ऐसे उदाहरण हजारों की तादाद में भरे पड़े हैं, जहां महिलाओं को, छात्राओं को पुलिस हॉस्टल्स में घुसकर, हर प्रदर्शन में घुसकर बुरी तरह न कर पीटती है, बल्कि उसके प्राइवेट अंग को भी छूती है और उसको बेइज्जत करने का प्रयास करती है या बेइज्जत करती है। कई बार तो थाने के लॉकअप में लड़की को लाकर के उसके साथ रेप किया जाता है, फिर उसकी हत्याएं कर दी जाती है, या फिर फर्जी मुकदमे डाल करके जेल में डाल दिया जाता है। यह भारत की हकीकत है, जहां की इसकी आबादी 150 करोड़ है। पता नहीं इस देश की आबादी कितनी है, कोई नहीं जानता, क्योंकि मोदी सरकार इस देश में जनगणना कराना बंद कर दिया है। जनगणना छोड़िए, किसी प्रकार का भी डाटा जारी करना बंद कर दिया है। इसलिए इस देश की आबादी में अगर 150 करोड़ बोले, 200 करोड़ बोले, 500 करोड़ भी बोले, अगर मोदी के शब्दों में ही हम 600 करोड़ वोटर्स बोले, वह भी कम ही होगा। बहरहाल आगे है इसमें 2017 के सरकारी अनुमान के अनुसार 70% से अधिक महिलाएं हिजाब का पालन नहीं करती है। 24-25 के एक सर्वे में हिजाब को अनिवार्य मानने और उसका सख्ती से पालन कराने का समर्थन घटकर 30 से 40% के आसपास रह गया, और 40% से अधिक लोग मानते हैं कि हिजाब होना चाहिए, लेकिन इसे जबरदस्ती नहीं थोपना चाहिए। तो ये सर्वे है वहां का, और यह जो है महिलाओं के ऊपर जो वहां पर उनकी स्थिति है उस पर एक जारी किया गया सर्वे है। आप कह सकते हैं सरकारी सर्वे है, लेकिन आप सीधी देखिए, आप वहां की महिलाएं किस तरह से पीएचडी होल्डर्स हैं, ड्रोन्स बना रही हैं, ड्रोन उड़ा रही हैं, मिसाइल बना रही हैं, मिसाइल उड़ा रही हैं, और यह काम हिजाब जैसे धार्मिक पंथ के अंदर या कठमुल्लापन के अंदर कहते हुए नहीं किया जा सकता। चौथा पॉइंट, ईरान में सरकार विरोधियों पर कार्रवाई करती है, होती है, कहां नहीं होती, मगर विरोध तो होता है। भारत में देख लीजिए, ईडी, सीबीआई, आईटी, यूपीए जैसे देशद्रोह जैसे कानून तो रेबरी की तरह लोगों को बांटे जाते हैं। पत्रकारों पर भी इस तरह से हमले होते रहते हैं। कब कौन पत्रकार उठा के मार दिया जाए इसकी कोई गारंटी नहीं होती। छोटी छोटी बातों पर पत्रकार को भी उठा करके हत्या कर दी जाती है, या उसको जेल की सलाखों के अंदर बंद कर दिया जाता है, या फिर उसका चैनल तक को डिसेबल कर दिया जाता है, या फिर उनको प्रताड़ित करने का नया नया तरीका निजात किया जाता है, निकाला जाता है। तो यह चीज वहां भी निश्चित तौर पर ही हो रहा है या हो रहा होगा। हर सत्ता करती है चीज। ईरान पर 40 साल से अधिक समय से हजारों तरह का प्रतिबंध अमेरिका ने लगाया है। दुनिया से तमाम तरह की चीजों को काटने की कोशिश किया है, और इन तमाम चीजों के बीच ईरान ने अपनी रीढ़ की हड्डी को टेढ़ा नहीं होने दिया और डट करके मुकाबला किया, और मुकाबला के बाद आज वो इस स्थिति पहुंच गया है कि वो अमेरिका के सामने डट के खड़ा हो गया। इसके पीछे इनका जो पूरा मतलब एक कार्यक्रम था या मोटिव था, या फिर कह सकते हैं तरीका कौन सा इन्होंने इजाद किया था, इसको समझना दो जरूरी है। पहला चीज तो उन्होंने यही किया था कि आत्मनिर्भरता इनको बनाना पड़ा, खुद का आत्मनिर्भर हो गए, और आत्मनिर्भर होकर के जिन्होंने जो है सबसे पहले देश का एजुकेशन सिस्टम को मजबूत किया, बिल्डअप किया, और तमाम ईरानियों को, जिसकी तादाद आज तारीख में 9 करोड़ है, उच्च शिक्षा से विभूषित किया। और स्थिति ये आज की तारीख में अपुष्ट डाटा है कहीं का कि उसने आज दुनिया में पीएचडी पेपर्स कहीं सबसे अधिक पब्लिश हो रहे हैं, अगर हैं तो ईरान में हो रहे हैं। इन्होंने दवाइयाँ, ड्रोन, मिसाइल
सब सिस्टम पढ़ना शुरू किया। और आज आप देखा अपने यूक्रेन वार में भी, जब रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा था, उस दौर में भी ईरान का ही वो ड्रोन था जिसने कि रूस को जीवन दान दिया था, अन्यथा रूस तो यूक्रेन युद्ध में कब का हार चुका होता। दूसरा है असिमेट्रिक रणनीति, यानी कि इसने अपने कमजोरी और अपने जो मजबूती है, इन चीजों का अच्छी तरह से मूल्यांकन किया और दुश्मन के जो मजबूती है उसका और उसकी कमजोरी का पूरा आकलन करके अपने संसाधनों का, जो सीमित संसाधन है, उसका बेहतर उन्होंने उपयोग किया। चीनी कमांडर सुन तुजू ने 2500 साल पहले लिखे थे, सबसे महान विजय हुआ है जिसमें बिना सीधे लड़े ही जीत मिल जाए। ईरान ने ठीक यही किया, अपने सीमित संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल किया। तीसरा है मजबूत नैरेटिव। ईरान ने अपने लोगों में प्रतिरोध और स्वाभिमान की भावना पैदा की। सोशल मीडिया के माध्यम से ईरान ने खुलकर अपनी नैरेटिव या अपनी बात को जनता के सामने रखा। नाटो के देश भी इसमें सीधे नहीं उतरे, जैसा कि पिछले 20-30 सालों में उतर चुके थे। देश के अंदर एकता बनी रही और लोग मुश्किल दौर में भी खड़े रहे। कारण यही था, वहां पर जो है मजबूती के साथ सरकार और जनता के बीच में बातचीत होती रही। यहाँ तो किसी भी बात पर सरकार सवाल पूछते अगर है तो सीधा पुलिस उठा करके जेल में डालती है। स्कूल 10-12 सालों में लगभग 3.5 लाख स्कूल को बंद कर दिया गया है और सवाल पूछने पर तो जेल भेजा ही जाता है, और बाकी जो स्कूल बचे हुए हैं वो भी कब बंद हो जाएगा कोई नहीं जानता। वहां पर भी शिक्षा का स्तर बद से बदतर होता जा रहा है। स्कूल विहीन देश में आप कहां से लाएंगे शिक्षित या साहस या आत्मनिर्भरता, कल्पना से परे है। चौथा है तेजी से बढ़ती प्रतिक्रिया। हमले के बाद ईरान ने तुरंत जवाब इस तरह दिया कि पहले अपने छोटे हथियार निकाले, इंटेंसिटी बढ़ाते गए, भावनाओं में बहकर नुकसान करने के बजाय रणनीतिक हमले किए। अमेरिका जहां जिस टारगेट पर हमला करता, ईरान अमेरिका के साथ वैसे ही ट्रीट करता, और यह था खैरी और समय। इस तरीके से उन्होंने अमेरिकी साम्राज्यवाद को टक्कर किया, खूंखार नृशंस इजराइल को रास्ते से हटाया। यह ईरान के जो बढ़ती हुई प्रतिक्रिया देने का तरीका है, इसको बहुत बेहतरीन तरीके से साबित किया। ईरान ने अपने भूगोल का बेहतरीन इस्तेमाल किया। हरमुज जलजमरू मध्य को आपने देखा, जहां से दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा तेल सप्लाई होता है, उसको हमने बंद कर दिया और किस तरीके से उसका इस्तेमाल करके अमेरिकी साम्राज्यवाद को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। लंबी सोच। युद्ध क्या नियम होता है, दूर तक सोचिए। ईरान दशकों तक अपनी सैन्य और तकनीकी क्षमता को धीरे धीरे बढ़ाया और मजबूत करता गया। यह ईरान का दूरदृष्टि है, जो उसने अपने देश को इस हिसाब से ढाला, बनाया और आज लड़ा रहा है। दबाव के अंदर ही मजबूती से खड़ा रहने का तरीका 7वां नंबर में। देश प्रतिबंध से जूझ रहा था। अमेरिका ने लगभग 40 साल प्रतिबंध लगाए हुए था, हजारों तरीके का, फिर भी उसने जिस तरीके से होशियारी के साथ, विद्वता के साथ उसने अपने संसाधनों का इस्तेमाल किया, देश के संसाधनों का इस्तेमाल करके चीजों का निर्माण किया, वह अपने आप में अद्भुत है। ऐसे मुश्किल दौर में सिर्फ वही सरकार टिक सकती है जो कि जनता के साथ एकमेक हो, ना कि भाजपा जैसी सरकार जो जनता को और सरकार के बीच में गहरी दीवार खड़ी कर दी है। जनता को पता ही नहीं होता सरकार क्या कर रही है, और सरकार जो मन में आता है वो जनता के साथ करती जाती है। 8वां, गठजोड़ और प्रभाव। ईरान ने अपने क्षेत्रीय सहयोगियों, जो कोई उनके नजदीक में मिले, सबके साथ मजबूत नैतिक गठबंधन बनाया, चाहे वो चीन हो, चाहे वो रूस हो, चाहे वो उत्तर कोरिया हो। इन तमाम देशों के साथ उसने अच्छा गठबंधन बनाया और यही परिणाम रहा कि आज ईरान जब हमले हो रहे हैं
कि तमाम देश मजबूती से ईरान के साथ उठ खड़े हुए हैं, डट गए हैं और अमेरिकी साम्राज्यवाद को अंगूठा दिखा रहे हैं। तो ये आप चीज देखा किस तरीके से ईरान के सरकार ने जो अपने देश को लड़ने के लिए तैयार किया, उसके सैकड़ों लोग मारे गए, नेतृत्व उच्च स्तर के नेतृत्व तक मारे गए। इसके बावजूद भी वो एक लड़ता हुआ देश बनाया, इसमें कितने भी लोग मर जाए लेकिन देश लड़ता रहेगा, झुकेगा नहीं। यह देश तभी तैयार हो सकता है जबकि वह इन झूठे प्रोपेगेंडा से अलग हो। और जो मैंने बताया आपको, यही वो तरीका है, यही वो रास्ता है जब कोई छोटा सा मुल्क भी दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर साम्राज्यवाद को टक्कर दे सकता है। और अगर इस रास्ते को नहीं अपनाते हैं, शिक्षा को हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं करते हैं, हर नागरिक को शिक्षित नहीं करते हैं, शिक्षित नहीं PhD होल्डर नहीं बनाते हैं, तो भले ही आपकी आबादी 150 करोड़ हो जाए या 600 करोड़ हो जाए, आप कुत्ते के दुम की तरह ट्रंप जैसे लोगों के पीछे घूमते रहेंगे, डोलते रहेंगे और देश के अंदर हत्या बलात्कार का उद्योग चलाते रहेंगे। नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। ये रिपोर्ट कैसी लगी आपको? पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। Yes, समरभूमि, let's go! यहाँ चलती ना कोई सिफारिश, इरादे फौलादी बस जीत की ख्वाहिश। ये समरभूमि रांझों का मैदान, दुश्मन के कैंप में मचा देंगे घमसान। हर मूव कैलकुलेटेड, माइंड शार्प लाइक अ ब्लेड, टॉप टियर परफॉर्मेंस वी नेवर डिग्रेड। ये समरभूमि है अल्टीमेट शोडाउन, देखो हमारा ही चलता यहाँ पे काउंटडाउन। समरभूमि में जीत हमारी, दुश्मन की अब आई है बारी, खेल का मैदान हम है खिलाड़ी, समरभूमि में जीत हमारी। Yes, समरभूमि, जीत हमारी, समरभूमि, समरभूमि।